इवनिंग दोस्तों। और आप लोग, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए तो आज टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है गलनांक। हमने देखा था कि गलनांक कैसे होता है। गलनांक किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु ठोस से किसमें बन जाए? द्रव में। जब कोई वस्तु ठोस से द्रव में बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? गलनांक कहते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, तो जब कोई वस्तु ठोस से द्रव बन जाए तो उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक एकदम शॉर्टकट शब्दों में समझेंगे। गलना, अगर कोई वस्तु ठोस से अगर वो द्रव में हो गए तो क्या होगा? कोई वस्तु ठोस है, अगर उसको द्रव लाना है तो क्या होगा? पहले वो गलेगा ना, तो गलने को ही गलनांक कहते हैं। और गलनांक अगर आपको याद ना हो, क्योंकि हिंदी के कई मतलब होते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर आप पकड़ लें आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो गलनांक होगा, द्रवनांक होगा, गलना हो जाएगा, पिघलना हो जाएगा, कई शब्द हिंदी में बन जाएंगे। इसलिए आप इंग्लिश में पकड़िएगा मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? जब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा समझिएगा, वह ताप, वह तापमान, वह बिंदु, जिस बिंदु में द्रव, जिस बिंदु में ठोस जो है द्रव अवस्था में होना परिवर्तित हो जाता है, उस बिंदु को कहते हैं गलनांक। समझिएगा परिभाषा क्या कहता है? वह निश्चित ताप बिंदु। निश्चित ताप क्यों बोला गया समझिएगा, क्योंकि एक निश्चित ताप होगा। जैसे पानी, पानी जो है बर्फ, सॉरी बर्फ जो है आपका वो 100 डिग्री पिघलता है। निश्चित ताप है ना कि 100 डिग्री में ही पिघलेगा वो। पिघला मतलब गलनांक। तो बर्फ का गलनांक हो गया, सॉरी 100 डिग्री बोल दिया। बर्फ का गलनांक जो है 0 डिग्री, मतलब बर्फ जो है 0 डिग्री में ही पिघलता है। तो इसलिए निश्चित, वह निश्चित ताप बिंदु, मतलब हर किसी का एक निश्चित ताप होगा कि इस ताप में वो क्या होगा? पिघलेगा। ठीक, ठोस कोई है द्रव बनेगा तो पिघलेगा एक निश्चित ताप। तो वह निश्चित ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस द्रव बन जाए। बर्फ एक ठोस है, उसका निश्चित ताप 0 डिग्री है। 0 डिग्री का तापमान उसको करेंगे तो किस में अवस्थित में धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो द्रव में। इसलिए बोला गया वह निश्चित ताप। या कोई भी तापमान जो पिघल कर ठोस से द्रव बन जाए, कोई भी तापमान, या कोई भी तापमान देंगे उसे, लेकिन ठोस से द्रव बन जाए गल के, पिघल के, तो जब ठोस वस्तु होगा तो गलेगा ही। लोहा, लोहा क्या होगा? पिघलेगा। बल क्या होगा? गलेगा, गलेगा ना। तो वही बात वही है, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उसको। अब इनमें दाब का प्रभाव होता है। पेपर में हमेशा पूछेगा गलनांक पर दाब का प्रभाव। ठीक, दाब क्या समझेंगे? दाब समझेंगे, दाब जो होता है प्रेशर, जिसको आप लोग देखते हो। तो प्रेशर दाब बराबर होता है बल, यहां पर लिख दे रहा है, बल बटे क्षेत्रफल। कि मतलब जितना बल आप दाब लगाओगे, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो क्या होगा? दाब यहां कर देंगे दाब, और ये इसके, अब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब कम होगा, क्षेत्रफल घटाएंगे दाब ज्यादा होगा। कैसे समझिएगा? हालांकि जब दाब बढ़ेगा अपन फिजिक्स तो वहां समझेंगे। आप देखे होंगे जो आपकी पेटी होती है, संदूक होता है, अटैची होता है, उसका हत्था जो होता है चौड़ा होता है। चौड़ा क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा। मतलब ये जो आपका पकड़ने वाला रहता है, अगर ये क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो आपको बल कम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल कम रहेगा, पकड़ने का क्षेत्रफल, तो बल आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। पेटी देखिए, पेटी हो गया, अटैची हो गया, जो आप संदूक पहले चलते थे, उनमें हत्था चौड़ा होता था। चौड़ा होने के कारण आपको आसानी से उठा लेते थे, बल कम लगता था क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है। अच्छा, जो पानी का डिब्बा देखे होंगे, पानी के डिब्बा की जो पतली डंडी होती है, पानी के डिब्बे में डंडी पतली होती है, तो पतली डंडी मतलब क्षेत्रफल कम है, उसका पकड़ने का क्षेत्रफल कम है। जब कम क्षेत्रफल दाब क्या लगेगा? अधिक। तो अधिक क्षेत्रफल रहेगा कम दाब, और कम क्षेत्रफल रहेगा तो अधिक दाब। उदाहरण समझ में कि अटैची की डंडी जो है ज्यादा चौड़ी रहती है, इसलिए वहां बल कम लगता, आसानी से उठ जाएगा और दिक्कत हमको नहीं जाता, कम बल लगाना पड़ता है। लेकिन पानी वाला डिब्बा जो है पानी भर के लाते हैं, हम धोते हैं, अगर वो वाला डिब्बा उठाओगे आप, उसमें आपको ज्यादा बल लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है। तो ये होता है दाब। तो दाब, बल, दाब और बल बराबर रहेंगे। ठीक, चाहे दाब लगाओगे ज्यादा बल लगाना पड़ता है, लेकिन क्षेत्रफल और दाब की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर समझिएगा, इसको मिटा देते हैं। ये जब अपन दाब पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में फिजिक्स में तब वहां समझेंगे, लेकिन हम सिर्फ समझेंगे कि दाब क्या होता है। दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक। अब गलनांक पर दाब का प्रभाव कैसे होता है? तो दो तरह से होता है। गलनांक पे दाब का प्रभाव दो तरह से होता है। एक वो वस्तु जिसे आप गर्म करोगे, मतलब ठोस को ही गर्म करोगे ना, वो तो पिघलेगा। किसी वस्तु ठोस को आप गर्म करोगे तो पिघलेगा वो। तो पिघलने का दो कंडीशन होगा, या तो पिघलने के बाद उसका आयतन बढ़ेगा, या तो पिघलने के बाद उसका आयतन जो है सिकुड़ेगा। अभी कैसे बात हुई सिकुड़ेगा की? ये देखिएगा दो तरह से। तो जो पदार्थ पिघलने पर सिकुड़ते हैं, संकुचित होते हैं, घटना मतलब घटते हैं कि पहले ज्यादा थे अब उसको पिघला दिए, गर्म कर दिए, कम हो गए, या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पहला, और दूसरा जो पदार्थ पिघलने पर प्रसारित होते हैं, मतलब बढ़ते हैं, एक्सपेंड होते हैं, बढ़ते हैं। अब देखिए क्या क्या होते हैं। तो उनका जो संकुचित होंगे, कम होंगे, उनका दाब बढ़ाने पर भी गलनांक क्या होगा? कम। लॉजिक बनाइएगा, संकुचित मतलब कम, तो दाब बढ़ाने पर गलनांक कम। प्रसारित मतलब ज्यादा, तो दाब बढ़ाने पर गलनांक ज्यादा, अधिक हो जाएगा। तो दो तरह से होते हैं। वो वस्तु या वो पदार्थ जो गलने पे, पिघलने पे अपना आकार, आयतन जो संकुचित कर लेते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, तो उनका दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है? कम। कैसे? जैसे आप बर्फ देखे होगे, बर्फ को जब आप पिघलाओगे तो उसका पानी क्या हो? संकुचित हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? गलनांक इनका कम रहेगा, दाब बढ़ाने पर गलनांक कम रहेगा। पीतल जो रहता है उसका भी पिघलाओगे तो इसका जो आयतन जो होगा, मतलब ज्यादा फैलता नहीं है, कहने मतलब ये कम फैलेगा, संकुचित हो जाता है। ठीक। तो एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ढकवा लोहा हो गया, ये उदाहरण है। उदाहरण आप याद कर लीजिएगा, बर्फ, ढकवा लोहा, बिस्मथ, एंटीमनी, पीतल, ये जो होते हैं इनका दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है? कम होता है। दूसरा, वो पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं, जैसे मोम को आप पिघलाओगे तो वो क्या होगा? फैलेगा, बहुत ज्यादा फैल जाता है। इस कारण से दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होगा? अधिक बढ़ जाता है। तामा क्या है? तामा जब गर्म करोगे तो फैलता है, ज्यादा फैलेगा, मतलब पीतल की अपेक्षा में तामा ज्यादा फैलता है, कहने मतलब ये प्रसारित होगा, और ये ज्यादा प्रसारित नहीं होता है। लोहा को आप गर्म करोगे तो क्या वो कभी ज्यादा फैलता है? जितना फैलना चाहिए उतना फैलता नहीं, फैलता। लेकिन आप पीतल को गर्म करिए, फैलेगा। तो यही मतलब पीतल संकुचित होगा, लोहा मतलब लोहा नहीं फैलेगा, लोहा पीतल नहीं फैलेगा, और यहाँ पास तामा फैलता है। ठीक। मोम फैलेगा आपका। तो ये कहाँ प्रसारित? तो इनका गलनांक जो अधिक, जो प्रसारित मतलब अधिक होंगे उनका गलनांक भी अधिक होगा, जो कम होंगे उनका गलनांक भी कम होगा। दाब बढ़ाने पर दोनों चीज का है। इसलिए आप याद रखिएगा, पेपर पूछता है कि दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा। तो आप देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, पीतल के बारे में पूछ रहा है, तामा के बारे में पूछेगा। और तामा के बारे में पूछेगा तो तामा क्या होगा? फैलता है, मतलब अधिक होगा। पीतल के बारे में पूछेगा, पीतल क्या होता है? संकुचित होता है, मतलब कम होगा। बस ऐसे ही आपको याद करना है। गलनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव क्या होता है? अशुद्धियां मतलब कोई अशुद्धि से मिला दे तो क्या होता है? सामान्यतः अशुद्धियां मिलाने पर गलनांक क्या होता है? घट जाता है, मतलब जो गलने का जो पॉइंट होता है क्या हो? कम हो जाएगा। जैसे बर्फ जो है, बर्फ 0 डिग्री पिघलता है। अब अगर हम उसमें नमक मिला दिए, बर्फ में यदि हम नमक मिला दिए तो अब थोड़ा उसका घट के वो -22 डिग्री सेल्सियस में अब वो पिघलेगा। कब पिघलेगा? मान लीजिए कोई बर्फ है, ये बर्फ 0 डिग्री पे पिघलना चाहिए इसको, लेकिन इस बर्फ में हम नमक मिला दिए, तब ये कितने डिग्री पिघलेगा? तब ये पिघलेगा -222 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो घट गया, अशुद्धियां मिलाए तो घट गया ना। इसीलिए यहाँ पास क्या होता है, कुल्फी हो गया, आइसक्रीम उसकी एग्जाम्पल है। बर्फ में नमक मिला देते हैं तो बर्फ जो है जल्दी से नहीं गलता है। ठीक, ये उसकी क्या होता है? गलनांक कम हो गया, मतलब वो अब देर से कम हो गया ना, मतलब थोड़ा देर से वो होगा, जल्दी जो है नहीं गलेगा। अधिक हो गया मतलब उसका तापमान, जैसे 100 डिग्री पे किसी चीज को, 0 डिग्री पे किसी चीज को गलना चाहिए, लेकिन अब 0 डिग्री पे नहीं गलेगा, अब वो उससे अधिक तापमान पे गलेगा।
क्लियर। इसलिए आप याद रखिएगा कि दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है और दाब बढ़ाने पर गलनांक कम भी होता है। तो कम किस वस्तु पे? जो वस्तु संकुचित होगा, कम होगा। दाब बढ़ाने पर गलनांक किसका बढ़ेगा? जो वस्तु प्रसारित होगी, फैलेंगी। अशुद्धियां मिलाने गलनांक क्या जाता है? घट जाता है। जैसे उदाहरण पे फुल्की हो गया, आइसक्रीम हो गया, उसमें नमक मिलाते हैं, थोड़ा देर तक चलता है, जल्दी नहीं गलता है। लेकिन आप वैसे ही बर्फ लेंगे जल्दी पिघल जाएगा। नमक वमक मिला देंगे तो उसमें बर्फ जो है देर में गलता है। इससे पेपर पूछता है कि बर्फ में नमक क्यों मिलाया जाता है, इसलिए मिलाया जाता है वो जल्दी नहीं गलने के लिए। या बर्फ में नमक मान लो ठीक है पिघलेगा, लेकिन अगर ऐसी चीज जो विद्युत का कुचालक हो, नमक तो सुचालक है विद्युत का, तो थोड़ा सा वहां पास आपको मतलब कुचालक, नमक यहाँ पास क्या है? सुचालक है विद्युत का। इस कारण से थोड़ा सा जल्दी मतलब ये पिघलेगा बर्फ। लेकिन अगर वहीं पर लकड़ी का बुरादा, विद्युत है क्या है? कुचालक है। अगर बर्फ में हम लकड़ी का बुरादा मिला दिए मतलब किनारे किनारे, तो वो तो पिघलेगा नहीं, बहुत टाइम में पिघलेगा बर्फ। क्यों पिघलेगा बहुत टाइम में? क्योंकि बर्फ, लकड़ी का बुरादा जो है विद्युत का क्या है? कुचालक। जब विद्युत कुचालक है तो जो ऊष्मा जो प्रसारित होगी वो इस पार से उस पर नहीं जाएगी। इस कारण से बर्फ आपको बहुत देर तक चला जाता है। आप देखे होंगे कि जब बर्फ लाते हो तो बॉडी में जो क्या बोलते हो नारियल की गट्टे की बॉडी होती है उसमें मिलाते हैं, या बुरादे रख के लाते हैं, या तो फिर एक थर्माकोल होता है उसमें बर्फ रख के लाते हैं। क्यों? क्योंकि थर्माकोल जो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत उसमें प्रभावी प्रसारित नहीं होती है। इस कारण से बर्फ जो है जल्दी पिघलता नहीं। बर्फ को अगर आप लोहे में ले आएंगे, लोहा में रख के लाएंगे जल्दी पिघल जाएगा, क्योंकि लोहा क्या है? विद्युत का सुचालक है। इस कारण से तो यहाँ पास क्या होता है कि अशुद्धियां मिलाने पर गलनांक क्या होगा? कम होगा। इसको आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि हमेशा डाउट करता है और बहुत ही डाउट करता है। पेपर में क्वेश्चन आता है तो फिर नहीं बनता है, क्योंकि बस तो गलनांक इसके बाद सब इजी है, सिर्फ थोड़ा सा यही आपको टफ लगेगा, इसके बाद सब इजी है। मेल्टिंग पॉइंट बस समझना यही है। मेल्टिंग आप निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या है? मेल्टिंग पॉइंट कोई वस्तु ठोस से द्रव हो जाए, बस। अब बोला मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा कि कब बढ़े कब घटेगा? तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कब घटे कब बढ़ेगा? जो वस्तु गर्म करने पर संकुचित होगा उसका गलनांक भी, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा? कम होगा, संकुचित होगा। अब जिस वस्तु का ताप बढ़ाने पर, गर्म करने पर उस क्या होगा? फैलेगा, तो वो भी दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होगा? अधिक होगा। इतना है। अशुद्धियां मिलाने पर घट जाता है। क्यों? जैसे पर गलना 0 डिग्री पे गलेगा 22 डिग्री -22 डिग्री सेल्सियस पे। मोम का गलनांक बिंदु होता है 63.60 डिग्री सेल्सियस, मतलब 63 डिग्री सेल्सियस होता है। 63 डिग्री सेल्सियस तो मोम का मतलब अधिक, मतलब जल्दी गलेगा ना, इसका अधिक है। यहाँ पर देखिएगा जिसका गलनांक कम है मतलब वो देर में गलेगा, पीतल देर में, लोहा देर में, और जिसका गलनांक अधिक है इसका मतलब जल्दी गलेगा दाब बढ़ा देंगे तो। मोम है ये है इसलिए। क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में। गलनांक हो गया, इसके बाद क्या होता है देखेंगे वो। देखिएगा हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? गलनांक हमने देखा, गलनांक जब देखे थे हम लोग ने, तो कोई वस्तु ठोस से क्या हो जाएगा? द्रव। देखे थे ना, कोई वस्तु क्या होगा? ठोस से द्रव, ठोस से द्रव। किसमें देखे थे? गलनांक में। अब द्रव से ठोस, तो क्या कहेंगे उसको? द्रव से ठोस हो जाएगा, क्या कहेंगे उसको? हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, जमना। कुछ फ्रीजिंग पॉइंट बहुत इजी है। फ्रीजिंग मतलब जमना। द्रव को बर्फ बना दो, जम गया, फ्रीजिंग हो गया, बोलते हैं ना, बस फ्रीजिंग पॉइंट वही है। समझेंगे क्या है? निश्चित ताप पर। फिर निश्चित ताप, क्यों निश्चित ताप आया? क्योंकि निश्चित ताप पे ही जमेगा। जैसे पानी जो है जमने का पॉइंट कितना है? पानी जो है जब जमता है तो 0 डिग्री पे जमता है, 0 डिग्री में ही जमना स्टार्ट हो जाता है वो। इसलिए निश्चित ताप, जिस ताप पे, जिस बिंदु पे जमना स्टार्ट होगा उस ताप, उस बिंदु कहते हैं हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो निश्चित ताप पर द्रव को ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। सिंपल सा है।
ठीक, अशुद्धियां मिलाने पर क्या होता है, इसमें अशुद्धियां मिलाने पर ये क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे अगर मान लो आप कम मतलब कि वो देर में जमेगा। जैसे आप नमक मिला देंगे पानी में तो देर में जमेगा। पानी में शक्कर मिला देंगे, शरबत, मतलब पानी को अगर आप कुल मिला कहने मतलब ये है कि पानी को अगर आप बर्फ बनाएंगे जल्दी बर्फ बनेगा, लेकिन आप कोई चीज शरबत है, कोई चीज को अगर आप सोचिए कि बर्फ बन जाए तो आप देखियो बहुत ही देर में शरबत जमता है। क्यों? क्योंकि वो अशुद्धियां मिला है। अशुद्धियां मिलाने पर हिमांक क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर? अब देखिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो एक बात समझिएगा, समुद्र में भाई समुद्र में पूरा पानी जो है 0 डिग्री पाया जाता है, तो 0 डिग्री में क्यों नहीं जमता? समुद्र का पानी जो है 0 डिग्री में रहता है, वहां का तापमान फिर भी नहीं जमता। क्यों? क्योंकि वहां जो है समुद्र के पानी में नमक पाया जाता है, और नमक जब पा गया या अशुद्धियां मिल गई, तो अशुद्धियां मिलने से जैसे पानी में शरबत कब बना, शक्कर मिला दिए तो शरबत बन गया, ये नमक बना, शरबत बनाए तो नमक मिल गया, इस कारण से देर में जमा से इसका कम हो गया हिमांक। इस कारण से समुद्र के जल में नमक पाया जाता है। नमक पाने के कारण, अशुद्धियां मिलने के कारण जो हिमांक है क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब घट जाता है। वही समुद्र जल 0 डिग्री ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि उसमें समुद्र के जल में नमक पाया जाता है, और नमक मिलने के कारण समुद्र का 0 डिग्री पे पानी नहीं जमेगा और घट के और ज्यादा तापमान में जमेगा, क्योंकि वहां अशुद्धियां मिल गया है। तो हिमांक कम मतलब देर में, अब कम मतलब यही होगा देर में अब वो होगा, जमेगा। पहले जमना चाहिए मान लो 0 डिग्री पे, आपको और माइनस जितना डिग्री होगा उसमें जमेगा समुद्र का पानी। ठीक, यहाँ पर गलनांक और हिमांक दोनों बराबर होते हैं, मतलब दोनों का पॉइंट बराबर होता है। एक ऐसा पॉइंट मान लीजिए, ऐसा पॉइंट वहां से अगर आप आगे जाएंगे तो वस्तु गलने लगेगा, अगर वहां से आप पीछे आएंगे तो वस्तु क्या होगा, जमने लगेगा। यानी हिमांक दोनों बराबर होते हैं, दोनों का पॉइंट जो होता है बराबर होता है। कभी पूछ लेता है गलनांक बराबर क्या, तो गलनांक बराबर हिमांक होता है। ठोस से द्रव, द्रव से ठोस जो होगा, वो जो बिंदु होती है उस बिंदु एक, जैसे कहा समझिएगा बर्फ 0 डिग्री पे ही गलता है। गलनांक बिंदु 0 डिग्री है, हिमांक बिंदु भी 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पे ही वो गलता है। बर्फ जो होगा ठोस से गलना, ठोस से द्रव 0 डिग्री पे ही पिघलेगा, और जमे कब, पिघल गया, अब वो जमे कब, तो 0 डिग्री से ही वो जमना स्टार्ट होगा। इसलिए यहाँ पास होता है हिमांक और गलनांक पॉइंट के दोनों पॉइंट बिंदु क्या होंगे, दोनों बराबर होते हैं हमेशा, हर किसी का, बार बार की बात नहीं है, हर किसी का, जहां से वो पिघलेगा वहीं से वो जमेगा भी। क्लियर? तो आपको गलनांक हो गया, हिमांक आगे हो गया। अब मतलब ठोस से द्रव, द्रव से ठोस। अब क्या आएंगे अपन आएंगे द्रव से गैस, और फिर गैस से द्रव, फिर ठोस से गैस, गैस से द्रव। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट हमने आपको बताया था कि जब अभी इससे पहले हम देखे थे कि ठोस को द्रव करना गलनांक, और द्रव को ठोस करना हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट देख चुके हैं। अब जो ये प्रक्रिया इसके आगे का है, जो द्रव से क्या हो जाएगा आपका गैस, तो ये जो है आप याद रखिएगा, ये जो है ये द्रव से गैस, बहुत ही सिंपल। दोनों चीज ठोस और द्रव दोनों चीज पिघलने के बाद, मतलब कहने मतलब वही है कि जब कोई ठोस को पिघलाएंगे या उसको गर्म करेंगे तो वो किसी परिवर्तित होगा, द्रव में, तो उसको गलनांक बोलेंगे, और जब द्रव को गर्म करेंगे तो किसमें बदलेगा, वो गैस में, तो क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। सिंपल सा है, देखिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और थोड़ा सा यहाँ पास बोलना चाहूंगा, आवाज नहीं आ रही होगी तो आप हेडफोन का इस्तेमाल करिएगा, और जो चीज अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसको पूछेगा हमसे। ठीक, देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द्रव से गैस। जब भी कभी गलनांक बोले, हिमांक बोले, क्वथनांक बोले, तो आपको तुरंत माइंड में जाना चाहिए इसका मतलब क्या, क्वथनांक द्रव से गैस, तुरंत होना चाहिए। तो क्वथनांक मतलब क्या है, द्रव से गैस। कैसे द्रव से गैस, निश्चित ताप, मतलब एक ताप होगा, एक निश्चित, एक ऐसा ताप, निश्चित ताप, जब वो द्रव से गैस बने, जैसे पानी जो है एक निश्चित ताप है कि मतलब 100 डिग्री में ही ये पानी उबलता है, बाकी
डिपेंड करता है सतह पे, कहाँ पहाड़ पे है, कहाँ नीचे है, कहाँ कैसे, कहाँ डिपेंड। लेकिन सामान्यतः जगह पे पानी जो है 100 डिग्री पे ही सेल्सियस पर ही उबलता है, मतलब भाप बनता है, गैस बनता है। तो क्वथनांक का मतलब हो जाता है भाप, मतलब वाष्प बनना, मतलब द्रव गैस में बन जाए। तो उस पॉइंट, जिस पॉइंट में बनना स्टार्ट होगा उस पॉइंट कहते हैं क्वथनांक। तो निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प या गैस में बदलना, मतलब पानी जो निश्चित पॉइंट है इसका 100 डिग्री, तो उसको कहेंगे। उदाहरण है जैसे अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस में ये गैस बनता है। अल्कोहल को आप गर्म करेंगे, अगर आप नहीं पिएंगे उसको गर्म करेंगे, है ना, तो जब 78 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा तो गर्म होकर वाष्प जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। पारा जो है 300 माइनस नहीं है 357 डिग्री सेल्सियस पे, और जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन केल्विन की बात करेंगे तो 373 डिग्री केल्विन पे ये क्या होता है, गर्म होता है। गर्म मतलब नहीं, मतलब वाष्प में बदलता है, गैस बनता है। ठीक, गर्म तो हो जाएगा, लेकिन ये जो वाष्प में गर्म हो जल्दी हो जाएगा कम टेम्परेचर में। लेकिन ये जो गैस बनेगा, वाष्प जो बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे जल बनेगा, यानी 373 डिग्री केल्विन पे, अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पे, पारा 357 डिग्री सेल्सियस पे। अब दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें, क्वथनांक में? तो दाब बढ़ाने पर क्वथनांक, द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। दाब बढ़ाओगे, जितना दाब बढ़ाओगे क्वथनांक उतना बढ़ेगा। जैसे यानी कहने मतलब अधिक दाब पर क्वथनांक के लिए अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है। मतलब जितना दाब आप बढ़ाओगे, जितना दाब आप दोगे, क्वथनांक के लिए उतना ऊष्मा आपको अधिक देनी पड़ेगी। क्यों? सिंपल से कहने मतलब यह है कि दाब बढ़ाओगे तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, दाब घटाओगे तो क्वथनांक भी घटेगा। लेकिन गलनांक में ये चीज नहीं था। गलनांक में 2 चीज पॉइंट था। दाब का प्रभाव 2 चीज था, जो चीज प्रसारित होगी मतलब फैलेगी उसका गलनांक भी बढ़ेगा, जो संकुचित होगा उसका गलनांक भी कम होगा दाब बढ़ाने की दोनों कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा, कोई वस्तु को दाब बढ़ाओगे तो क्वथनांक भी उसका बढ़ेगा, दाब घटाओगे तो क्वथनांक उसका घटेगा। सिंपल सा उदाहरण समझेंगे। उदाहरण ऐसा है कि पानी मान लीजिए अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस बनता है, तो अगर आप दाब दे दोगे, दाब दिए ना, तो कितना क्या होगा, बढ़ जाएगा मतलब अब ये 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाष्प बनेगा। नहीं समझ में आया? फिर समझिएगा। प्रेशर कुकर में जब आप खाना पकाते हो, जब आप ऐसे गंजी में पकाएंगे तो खाना आपका देर में पकता है। क्यों देर में पकता है? क्योंकि वो 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, दाब नहीं है वहां पास, प्रेशर नहीं खुला, वहां तो खुला है, कोई ढके नहीं है, बर्तन ढके नहीं है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गंजी में आप मतलब एक कढ़ाई में आप कुछ भी चीज बना रहे हैं और उसको ढके नहीं है, खुला है, तो 100 डिग्री सेल्सियस जब पानी पहुंचे ना तो वाष्प बन के उड़ने लग जाएगा। उसी गुप्त ऊष्मा जो है बाहर जाने लगे, गैस बन के गुप्त ऊष्मा जब बाहर निकल जाएगी तो आपको सब्जी पकड़ने में टाइम लगेगा। लेकिन आप उसी चीज को, अगर कोई चीज पका रहे, चावल सब्जी दाल जो भी हो, अगर उसको कुकर में पकाते हैं, प्रेशर कुकर में, तो प्रेशर कुकर में क्या होगा, आपका दाब बढ़ जाएगा, मतलब वहां का प्रेशर बढ़ गया, दाब बढ़ गया ना। जब दाब बढ़ गया है तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ गया। क्वथनांक अब आपका 100 डिग्री टू बनना चाहिए था पानी को, मतलब गैस बनना चाहिए था, अब वो 120 डिग्री सेल्सियस पे गैस बनेगा। मतलब जो 20 डिग्री आपको यहाँ से मिल गया अंतर दोनों का, तो इससे खाना आपका जल्दी पकेगा। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ गया। जब दाब बढ़ गया तो क्वथनांक बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ गया मतलब पानी अब वाष्प जो है देर में बनेगा। पहले 100 डिग्री में पानी गैस बन जाती थी और गैस उड़ जाती थी, मतलब गुप्त ऊष्मा निकल जाती थी। लेकिन अब वो गुप्त ऊष्मा जो है 120 डिग्री सेल्सियस पे निकलेगी, तब तक आपका सब्जी बहुत जल्दी पकेगा। इसलिए आप देखे होंगे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। ये सब्जी बनाए तो मतलब उसको ढक दें तो जल्दी पक जाता है, नहीं ढकते हैं तो देर में पकता है। ढकते क्यों है, क्यों जल्दी पक गया? क्योंकि दाब बढ़ गया। दाब बढ़ गया तो कितना क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब वो देर में उबलेगा। मतलब उबलने का नहीं मतलब वाष्प बनेगा, मतलब गैस बनेगा, देर में गैस बनेगा। क्लियर हुआ आपकी चीज? आया देखिएगा। अच्छा एक चीज और, प्रेशर कुकर में बहुत बार ये उदाहरण पूछा, बहुत ही बार, इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत ही बार उदाहरण पूछा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। दाब बढ़ाने से गलनांक क्वथनांक कम जाता है, क्वथनांक अधिक जाता है। तो आप याद रखिएगा, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होगा, हमेशा दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता ही है, बस इतना समझ लीजिएगा।
तो प्रेशर कुकर में कॉन्सेप्ट यही है, दाब बढ़ गया तो जो उसका गैस बनने का जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, देर में गैस बनेगा, तब तक आपका खाना जल्दी पकेगा। ढक दो तो आप जल्दी पक जाता है, आप देखते भी होंगे। अच्छा, ये तो बात है प्रेशर कुकर में। दूसरा उदाहरण क्या पूछता है, दूसरा उदाहरण पूछता है कि पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है। पहाड़ों पे जब खाना पकाएंगे तो देर से क्यों पकता है, समझिएगा। पहाड़ों में क्या होता है, ऊंचाई पे गए तो आपका एक होता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब मतलब वायु द्वारा हम पे लगाया गया दाब। वायु हम पे बहुत दाब लगाती है, अगर हमारा शरीर अंदर से दाब नहीं लगाता तो वायु दाब सह नहीं पाते और हम पूरे ऐसे चपट जाते हैं। तो हमारा शरीर, जो हमारे अंदर भी पानी है, हमारे शरीर के अंदर भी ब्लड है, वो ब्लड होने के कारण, पानी होने का हमारे शरीर भी अंदर से प्रेशर लगाती है। तो हमारा शरीर अंदर से लगाती है, बाहर से वायु लगाती है, तो इन दोनों का संतुलन बराबर होता है। इस कारण हमको बाहर का जो है वो दाब समझ में नहीं आता है। अगर ज्यादा ऊंचाई पे, जैसे ऊंचाई पे चले गए तो वहां ऊंचाई पे जो होता है वायु दाब कम होता है, पहाड़ों पे वायु दाब कम होता है। तो वायु दाब कम होने के कारण जो पानी होगा वो कम उष्मा में ही वो गैस बनने लग जाएगा। मतलब अगर आपको पहाड़ों पे आप जाएंगे तो आपको 80 डिग्री में ही पानी उबलने लगेगा, गैस बनने लगेगा। मतलब पानी हम उबाल के गैस बनने लगेगा, तो जल्दी बनेगा, लेकिन जो गैस बनेगा वो पानी चाहिए 100 डिग्री, लेकिन 100 डिग्री में नहीं, वो 80 डिग्री में ही उबलने लगेगा, मतलब गैस बनने लग जाएगा, वाष्प हो जाएगा। तो आप गुप्त उष्मा जो जल्दी निकल जाएगा, खाना वहां देर से पकेगा। इसका मतलब यही पूछता है, दो उदाहरण, पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है। तो पहाड़ों पर खाना देर से इसलिए पकता है क्योंकि वहां पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक कम हो जाता है। जब क्वथनांक कम हो जाता है तो आप क्वथनांक कम हो गया, इसका मतलब आपको जल्दी कम हो गया, मतलब दाब कम है तो 100 डिग्री पे उसको उबलना है, गैस बनना चाहिए। तो अब क्वथनांक कम हो गया, इसका मतलब वो 80 डिग्री पे ही गैस बन जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट है क्वथनांक का पॉइंट। पहले क्वथनांक दाब अधिक था तो 100 डिग्री था, अब दाब कम हो गया तो क्वथनांक भी कम हो गया, मतलब उसका क्वथनांक का पॉइंट क्या होगा, 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस बिंदु पे वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। जब जल्दी गैस बनेगा तो खाना भी देर से पकेगा, क्योंकि उसकी पूरी गैस तो बाहर निकल जा रही है, तुरंत बाहर निकल जा रही है, कम डिग्री पे ही। तो गैस पर खाना जो है गुप्त ऊष्मा से पकता है, तो गुप्त ऊष्मा इसकी निकल जाएगी तो खाना कहाँ से पकेगा, इसलिए वहां पहाड़ों पे खाना जो है देर से पकता है। क्लियर। अब आगे देखिएगा, अशुद्धियों का पर प्रभाव, क्वथनांक पर अशुद्धियों क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्धियां मिलाने से द्रव्य का क्वथनांक ही बढ़ता है। अशुद्धियां मिलाने पर द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा देखिएगा, उदाहरण समझिएगा। सब्जी में अगर आप नमक मिला दिए तो क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया मतलब 80 डिग्री, मान लो पहले उदाहरण है, पानी नहीं ले रहे हैं, 80 डिग्री पे मान लो खाना पकना चाहिए, मतलब क्वथनांक मतलब ये गैस बनना चाहिए। अब नमक मिला दिया, अब वो मान लो 100 डिग्री पे अब वो गैस बनेगा, जो 20 डिग्री अंतर होगा वो खाना को पकाए। कैसे पकाएगा, सब्जी में आप नमक जब मिला दिए तो वो जल्दी नहीं गैस बनेगा, मतलब जिसमें पानी की मात्रा है वो जल्दी जो है, या जो भी द्रव्य है वो गैस नहीं बनेगा, जल्दी नहीं बनेगा। अच्छा, जल्दी गैस नहीं बनेगा तो वो खाना को पकाएगा, ठीक है। इसलिए आप याद रखिएगा कि खाना जल्दी पकेगा, क्योंकि नमक मिलाने पर, शुद्धि मिलाने पर। आप देखते भी होंगे कि सब्जी का ही बनाते होंगे, कुछ भी चीज बनाते हो, अगर उसमें नमक डालते हो तो चीज जल्दी पक जाती है। क्यों, क्योंकि खाना जल्दी पकेगा, लेकिन वाष्पन देर में होगा, मतलब गैस वाष्प जो होगा देर में बनेगा, देर में बनेगा। मतलब वाष्प, मतलब कहने मतलब क्वथनांक ही वाष्प है, कहने मतलब वही कि वाष्पन को ही क्वथनांक कहते हैं। जहां से वो भाप बना उसी क्वथनांक बोलोगे। जिस बिंदु से वो भाप बन के निकलने लगा, जिस बिंदु पे वो भाप बन के निकलने, फिर से बोल रहा हूं मैं, जिस बिंदु पे हुआ है, जिस बिंदु मतलब जिस डिग्री टेम्परेचर पर एक ऐसा बिंदु जिससे वो भाप बन के निकलने लगा, उसी क्वथनांक बोलते हैं। अब जब नमक मिला दिए तो क्वथनांक क्या बढ़ गया, मतलब वो जल्दी भाप नहीं बनेगा। अच्छा, जल्दी भाप बन के उड़ेगा नहीं तो आप खाना तब तक वो पकाएगा, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा बनी रहेगी, इसलिए आप याद रखिएगा कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक जो है बढ़ता है, द्रव्य का क्वथनांक। अशुद्धि लाने पर भी द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, उदाहरण समझा चुके हैं इसका। दाब का प्रभाव में एक उदाहरण आपका प्रेशर कुकर वाला, और एक है आपका वायुमंडलीय, मतलब पहाड़ों का खाना बनने वाला। और अशुद्धि में आने का प्रभाव आप इसको समझिएगा, सब्जी में नमक। क्या उदाहरण आप रखे रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, तो उदाहरण भूल जाएंगे तो फिर आपको याद वो नहीं रहेगा।
क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं, इसके बाद ये क्या है, द्रव्य में गैस। अब एक चीज और यहाँ पर समझिएगा, हमने आपको बताया था एक चीज और, क्वथनांक जो मतलब द्रव्य में जब गैस होता है तो क्वथनांक भी बोलते हैं, वाष्पीकरण भी बोलते हैं। तो जो यहाँ पर थोड़ा अंदर ये फंस जाता है कि क्वथनांक जो होता है इसको गर्म करता है, ये डिपेंड करता है मतलब इसके किस जगह पे मतलब रखा गया है। लेकिन जो वाष्पन है वो खुली जगह पे, मतलब ऐसे पानी रख दो और अपने आप को गैस बने बिना टेम्परेचर दिए उसको। यहाँ पर आप देख रहे हो, सब्जी गर्म कर रहे हो, खाना पका रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, लेकिन वाष्पीकरण का मतलब होता है कि वो अपने से मतलब गैस बन जाए बिना टेम्परेचर दिए, सामान्यतः अपने से। तो इसलिए हम आपको उस बार समझाए थे पहले, इसके पहले वाले वीडियो में, कि द्रव्य से गैस में क्या कहेंगे, क्वथनांक भी कहते हैं, वाष्पीकरण भी कहते हैं, वाष्पन भी कहते हैं। जो वाष्पन और जो वाष्पीकरण है, समझिए क्या है, ये जो है यहाँ पास क्वथनांक को गर्म करेंगे तब वो गैस बनेगा। लेकिन वाष्पीकरण जो होता है गर्म नहीं करेंगे, वो अपने आप, जैसे पसीना हमारा गर्म करते क्या, नहीं, अपने आप मतलब गैस बन जाएगा। जैसे पसीना निकला हमारा हाथ पे कहीं भी गले पे, अपने आप गैस बनके उड़ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। कपड़े में पानी अपने आप ऐसे, इस प्रकार से जो अपने आप होता है उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, अपने से ही बिना ताप दिए। क्लियर? तो अब उसे देखते हैं, वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण है, उसको देखेंगे कैसे क्या क्लियर करेंगे। चलिए देखिएगा, वाष्पन या वाष्पीकरण, हमने आपको बताया था वाष्पीकरण जो है ये द्रव्य से गैस बनने की प्रक्रिया है। क्योंकि बोलेंगे द्रव्य से गैस तो क्वथनांक बनता है, तो क्वथनांक को टेम्परेचर देना पड़ता है, लेकिन इसको टेम्परेचर नहीं देना पड़ता, ये अपने आप से तय होता है, ठीक, प्राकृतिक में। देखिएगा, इसको बोलते हैं, जैसे वाष्पन बोलते हैं या इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक। तो क्या होता है, द्रव्य की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव्य का वाष्प में, या द्रव्य का वाष्प मतलब गैस में, तो वाष्प मतलब यहाँ पर गैस समझिएगा, वाष्प में या गैस में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाता है। जैसे पसीना धीरे धीरे सूखता रहता है, कपड़े पानी टंगा, कपड़े धो के टंगा दिए, धीरे धीरे अपने आप सूख गया, द्रव्य से गैस बन गया वो चीज। तो द्रव्य की खुली सतह, याद रखिए, खुली सतह पे वाष्पीकरण, बंद सतह पे बर्तन पे कुछ भी चीज का, तो वहां जहाँ दाब हो तो वहां प्रत्येक, जहाँ ताप हो दाब हो, वहां प्रत्येक ताप जो धीरे धीरे द्रव्य बन जाता है। तो द्रव्य की खुली सतह होगा तो वाष्पन, धीरे धीरे ताप जो क्या होता है द्रव्य में, कि द्रव्य से गैस बन जाता है। लेकिन जो क्वथनांक होता है उसमें टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक। आगे देखिएगा, उदाहरण, हमारे शरीर से पसीना सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है ना। अभी गर्मी भी चल रहा है, अगर हमारे शरीर से पसीना सूखता है तो हमें ठंडक भी महसूस होती है। क्यों होती है, देखिएगा, क्योंकि पसीना सूखने यानी वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा शरीर से ग्रहण होती है, अतः शरीर ठंडा हो जाता है। मतलब जब हम क्या होता है, पसीना निकलता है, अब पसीना जो है, पसीना को हमको पसीना जो द्रव्य है, मतलब हमारे शरीर के ऊपर जो पसीना है वो द्रव्य अवस्था में, उसको हमको गैस करना है। तो गैस कैसे होगा, वो तो हम उसको टेम्परेचर दे दे, अन्यथा कोई चीज अगर द्रव्य उसको गैस का टेम्परेचर दे दे, अब टेम्परेचर यहाँ मिलता नहीं है, तो जो टेम्परेचर जो लेना पड़ता है हमें, ये हमें अपने शरीर से ही लेनी पड़ती है। तो जो ऊष्मा जो रहती है, देखो, तो ऊष्मा शरीर से ही ग्रहण होती है। तो इस कारण से जब पसीना सूखता है, जो ऊष्मा हमको अंदर से मिला, उस कारण से हमको ठंडक महसूस होती है। दूसरा उदाहरण है कूलर या पंखा, बस वही कहानी है कि कूलर या पंखा भी चलता है तो हवा जो जल्दी जल्दी मतलब पसीना सूखता है, जिसके कारण से हमें ऊष्मा अंदर के शरीर से ही लेनी पड़ती है और हमें ठंडक महसूस होती है। सुराही का पानी ठंडक हो होना, ये भी उदाहरण है वाष्पीकरण है, क्योंकि धीरे धीरे जो पानी जो है वो ठंडा होते जाता है सुराही में, ठीक, क्योंकि वाष्पीकरण वहां तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण क्या होती है, तेजी से होती है। तो वाष्पीकरण तेजी से होगी तो वहां पास क्या होगा, वाष्प नहीं बनेगा, तो वहां जो द्रव्य के कण है वो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, जम नहीं पाएंगे, जिस कारण से वहां पास, क्योंकि वहां पास ओस नहीं बने, क्यों, क्योंकि वहां पास हवा तेज चलेगी। मनुष्य जो आर्द्रता से परेशान महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करता है, क्योंकि आर्द्रता जब रहता है तो पसीना जल्दी नहीं सूखता है,
आर्द्रता जब रहती है तो पसीना जल्दी नहीं सूखती है। क्यों नहीं सूखता? जो आर्द्रता में नमी पाई जाती है। बाहर तो वैसे भी नमी है, बाहर गर्मी है ही नहीं। जब बाहर गर्मी नहीं है तो हमारे शरीर की भी ऊष्मा जो है वो बनी रहती है और हमारा पसीना बना रहता है, जिसके कारण से हमें परेशानी होती है आर्द्रता में। ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो गर्मी समय जब आता है, देखिए और समझने की चीज, जब गर्मी समय जो है ना वातावरण में बहुत सारा गर्मी है, तो वहां से क्या होता है तो पसीना जल्दी सूख जाता है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, हमारे शरीर से ऊष्मा मिला। अब यहाँ से पसीना निकला और बाहर तो वैसे भी नमी है, अगर शरीर से पसीना निकल गया तो जो ये पसीना जो है जल्दी से वाष्पीकृत नहीं होता है, जिस कारण से हमें परेशानी महसूस होती है। अगर हमें जल्दी से पंखा, अगर मान लो पंखा चला दिए तो हमारा जो पसीना बहुत जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो गैस बनेगा, तो पसीना हमारा समाप्त हो जाएगा, जिससे कारण हमको अच्छा महसूस होता है। तो वैसे ही आर्द्रता में पसीना जल्दी नहीं सूखता, इस कारण सबको परेशानी महसूस होती है। अब इसी को देखिएगा, द्रव का ताप, वाष्पीकरण क्या होता है, द्रव का ताप, ताप बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ती है। बस वही है, और जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे भाप या वाष्पन जल्दी जल्दी होगा। और द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्र बढ़ाने पर भी वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। अगर आप मतलब इतने कम जगह पे मतलब द्रव को अगर मान लो आप भाप बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं, तो देर में होगी। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो जल्दी जाए। जैसे आप तो पानी गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए आप पानी गर्म कर रहे हैं, तो सकला बर्तन लेंगे तो उसका जो उसी ताप पे, मतलब छोटा बर्तन लेंगे जिसका मोड़ा कम है और उसी उतने ताप में, तो उसको क्षेत्रफल कम होगा, तो क्या होगा, द्रव की तो उसका वाष्पीकरण देर में होगा। लेकिन जहां आप क्षेत्रफल बढ़ाए, अगर कोई बड़ा बर्तन लेके आया, उतना ही पानी उतने तापमान में, टेम्परेचर में उसको गर्म करेंगे तो जल्दी से वो वाष्पीकृत है। क्यों? एक क्षेत्रफल बढ़ जाने से वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। बस यही है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण समझिएगा, इससे उदाहरण पूछता है पेपर में। और क्वथनांक, गलनांक, हिमांक आपके 4 हो गए हैं। अब आपका बचा है द्रव से गैस, अब गैस से द्रव ये बचा है, और फिर ठोस से गैस और गैस से ठोस। क्लियर? तो चलते हैं आगे फिर से, देखिएगा संगमन बिंदु। संगमन बिंदु जो होता है हम देख चुके हैं पहले भी, निश्चित ताप पर वाष्प से द्रव बनना, मतलब कि ये जो संघनन होता है ये गैस से क्या होगा, द्रव में बनेगा। क्लियर? तो संघनन आप जानते हैं, संघनन मतलब इकट्ठा करना, तो गैस का क्या है, दूर दूर इसको पास पास करेंगे तो क्या बन जाएंगे, द्रव बन जाएंगे। तो इसलिए क्या बोलेंगे, संघनन क्या बोलेंगे, संघनन बिंदु मतलब एक ऐसा बिंदु जब कोई गैस जो है अपने द्रव में परिवर्तित होने लगे। हमने देखा था कि द्रव से गैस क्या कहते थे, क्वथनांक। अगर उसको टेम्परेचर देंगे तो क्या बनेगा, द्रव से आप खुली जगह पे हो तो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण और क्वथनांक है एक ही चीज, सिर्फ थोड़ा अंतर है कि क्वथनांक में हमको टेम्परेचर देना पड़ता है और वाष्पीकरण में अपने से होता है। लेकिन कहानी वही है कि द्रव से गैस बनना, और संघनन में क्या है, गैस से द्रव बनना। दोनों का पॉइंट एक ही रहे। क्यों? क्योंकि गलनांक का, हिमांक का, दोनों का पॉइंट एक था। पढ़े थे ना, गलनांक मतलब ठोस से द्रव और द्रव से ठोस, फ्यूजिंग पॉइंट हिमांक, और दोनों का पॉइंट क्या, बराबर था। उसी प्रकार से क्वथनांक और संघनन का पॉइंट दोनों क्या होंगे, पॉइंट बिंदु बराबर होगा। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। अब हो गया गैस से ठोस से, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, ठोस से द्रव हो गया और द्रव से गैस हो गया, मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव से गैस, गैस से द्रव हो गया। अब अपन चलेंगे ठोस से गैस डायरेक्ट में। तो ठोस से गैस डायरेक्ट चलते उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है उसको, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडेंसन। ठीक, कंडेंसेशन, और इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ठोस से गैस, डायरेक्ट ठोस से गैस, ये बहुत बार उदाहरण पूछ चुका है, आप इसको याद रखिएगा। बस इसी उदाहरण को रट लीजिएगा, क्योंकि उसके उदाहरण ही पूछता है। और बहुत बार पेपर में तो सिंपल से पूछता है, कपूर किसका उदाहरण है, संघनन का, ये हिमीकरण का किसका, वाष्पीकरण का, ऊर्ध्वपातन का किसका, तो आप देखिए ऊर्ध्वपातन का, इसके उदाहरण ही पूछता है। क्योंकि ऊर्ध्वपातन जो होता है वो सीधे ठोस से क्या होता है, गैस। क्या उदाहरण है, कपूर, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, दूसरा कौन है, नेपथलीन। नेपथलीन क्या होता है, आप लोग जानते हो नेपथलीन क्या है, बताइए। नेपथलीन जो है, जो आप लोग कपड़े में गोली रखते हैं, कपड़े में गोली रखते हैं, तो
मतलब उसमें उस कपड़े की जो बास आती है, जो गंध आती है, उसको बचाने के लिए जो कपड़े में जो गोली रखी जाती है, आप देखे होंगे, उसको बोलते हैं नेफ्थलीन की गोली। तो वो नेफ्थलीन गोली को आप जब गर्म करेंगे तो सीधे ठोस से किस में जाएगा, गैस में बन जाता है। और बेंजोइक अम्ल हो गया और एंथ्रेसीन हो गया। तो ये उदाहरण आप याद रखिएगा, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल और एंथ्रेसीन। और एक और बचता है आपका सूक्ष्म बर्फ, जिसको बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस इसका उदाहरण है। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन। नेक्स्ट वीडियो हमारा आपको लाएंगे तप्त यौगिक मिश्रण का, यहाँ से केमिस्ट्री का मेन परिणाम होता है। हालांकि ये जो आपको हम समझाए हैं ये है फिजिक्स का, यानी कि फिजिक्स का टॉपिक है, द्रव में टॉपिक है फिजिक्स का द्रव वाला, उसमें द्रव और धाप उसमें ये समझा जाता है। लेकिन यहाँ पास पदार्थ की अवस्था का मतलब चर्चा हुआ तो मैं आपको समझा दिया। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ और अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी अगर नहीं समझा उस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, और अगर आवाज नहीं आ रही हो तो उसको हेडफोन का इस्तेमाल करिएगा, और अच्छे लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को भी जला नहीं बोलते तो लोग वह करते ही नहीं है। अरे बेल आइकन दबा लीजिए, उसको ऑन कर लीजिए, ताकि जब आपको हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नहीं बोलते तो कोई करता ही नहीं है। तो इतना तो आपको समझदारी होनी चाहिए। चलिए ठीक है।